डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैंने खासकर बच्चों को डिमांड को देखते हुए मैंने छोटे छोटे वीडियो के रूप में इस सीरीज को स्टार्ट किया है। इसका नाम दिया गया है एग्जाम गाइडलाइन सीरीज। होता यह है कि मैं बच्चों से डेली इंटरेक्ट करता हूं, सैकड़ों बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है। तो बच्चों से जो सवाल आता है उन्हीं सवालों से हमें प्रेरणा मिलती है कि बच्चों को कैसे स्टूडेंट्स को तैयारी में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए। सो अंडर द एग्जाम गाइडलाइन सीरीज आई जस्ट सजेस्ट यू ऑन द सर्टेन इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल कि today's topic is to make a revision is a greater challenge than even study and preparation। वैसे प्रिपरेशन में दो पार्ट आते हैं, एक आता है आपकी पूरी पढ़ाई, दूसरा आता है उसको रिवाइज करना और तीसरा आता है लिखना एवं डिस्कशन। जब चारों चरणों का काम आप पूरा करते हैं फिर जाकर आपकी तैयारी पूरी मानी जाएगी। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि चाहे आप कहीं कोचिंग क्लासेस कर रहे हो या आप इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के समय आपको उतना प्रेशर महसूस नहीं होता है। आप पढ़ते जाते हैं, आप खुद से पढ़ के कई बार नोट्स बनाते हैं, क्लास अटेंड करके आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं। पूरे साल 2 साल भी लग जाते हैं आपके। बट आफ्टर 1 and 2 years you come to realize whenever you are making the revision कि even to move a single step is quite a difficult walk। मतलब कि आप जब उसका रिवीजन वर्क कर रहे होते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि पढ़ने के समय आप जितने उदार थे या उदारता पूर्वक आप चीजों को ले रहे थे, पढ़ रहे थे, और उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था वो रिवीजन के समय वो कॉन्फिडेंस समाप्त होता जा रहा है। और आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि पढ़ने के समय भी आप ही होते हैं और रिवीजन के समय भी आप ही होते हैं, तो देन व्हाई इज देयर डिफरेंस बिटवीन द टू पर्सनालिटीज। तो फिर दोनों व्यक्तित्वों में फर्क कहां आ जाता है? एक बहुत ही मूड पॉइंट है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे क्वेश्चन किए तो मैं उसी से प्रेरित होकर मैं आप लोगों के सामने इस कॉमन क्वेश्चन को लाना चाहा। देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं उस समय, पढ़ने के समय जो आप नोट मेकिंग कर रहे होते हैं, या फिर आप अगर कहीं कोचिंग क्लासेस लेते हैं और अगर टीचर आपको डिक्टेट करते हैं या क्लास में लेक्चर देते हैं जो आप खुद से उस पर लिखते हो, तो उस समय आपका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप अपनी सोच में थोड़ा आइडियलिस्टिक रहते हो। आपको जो भी बुक बता दी जाती है, जो भी सोर्स बता दिया जाता है, तो आप बोलते हो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैं कर लूंगा। ये एक कॉमन ह्यूमन फिनोमेना है, नो वन इज एक्सेप्शन। आप ऐसा मत समझिए आप ही के साथ होता है, औरों के साथ भी होता है, अधिकांश स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो उस समय थोड़ा वो आइडियलिस्टिक होते हैं, तो जो भी सोर्स मिलता है उससे वो कुतरते जाते हैं। दे आर टेकिंग द स्मॉल बाइट्स विदाउट द प्रॉपर प्लानिंग कि हाउ टू च्यू इट इन फ्यूचर। भविष्य में इस कुतरन को हमें चबाना भी पड़ेगा। उस समय इस तरह का भान नहीं होता है। ये आता है तब जब हम प्रिपरेशन के मध्य में जाते हैं। अब जब रिवीजन का वक्त आता है तो पता चलता है कि भाई हमने इतना ज्यादा कुतर लिया है कि हम उसको चबा नहीं पा रहे हैं। एक समस्या ये आती है। दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर प्रॉपर प्लानिंग उसमें नहीं होती है, तो जैसे सपोज करिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो हिस्ट्री में अगर आपने इस बात का पालन नहीं किया है कि पहले किस टॉपिक को पढ़ के फिर किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, एंड इफ यू हैव सिलेक्टेड द टॉपिक्स इन हैफेजार्ड मैनर, आप क्रोनोलॉजी को ब्रेक करके पढ़ते हैं। जैसे आपने मौर्य पढ़ लिया, उससे पहले आपको बुद्धा एज की जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विदाउट प्लानिंग जो पढ़ाई होती है उसमें आपके सामने जो कंटेंट आता है
वो कंटेंट को यूनिवर्सिटी की तरह आपको रटना पड़ेगा, रूट लर्निंग करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में तो चलो 5 to 7 टॉपिक्स होते हैं, ये होते हैं 5 to 7 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो हम मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर वो नहीं हो सकता, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। तो उस पर हम इसका सोल्यूशन भी आपको बताते हैं क्या होना है। पहले प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने बताया, फिर प्रॉब्लम नंबर 2 बताया। प्रॉब्लम नंबर 2 है कि आपने एक आइडियलिस्टिक पिक्चर, प्रॉब्लम नंबर 1 है कि आपने आइडियलिस्टिक पिक्चर लेते हुए या प्रिपरेशन का पर एक आइडियलिस्टिक व्यू लेते हुए कुछ ज्यादा ही कुतर लिया है। और सेकेंड नंबर ये होता है कि आपने जब पढ़ाई की है तो हाफिजार्ड मैनर में की है। जैसे आप पॉलिटी ही पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उस समय आपको अच्छा लग रहा हो, आप जुडिशरी से ही पहले प्रिपरेशन कर लेते, एग्जीक्यूटिव से पहले कर लेते हैं, या ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, प्रीएम्बल या इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को व्यवस्थित आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच कोई आपके दिमाग में कनेक्टिविटी होती नहीं है। तो हर एक टॉपिक आपके लिए इंडिपेंडेंट टॉपिक हो जाता है, और हर एक टॉपिक को इंडिपेंडेंट टॉपिक बनाने का मतलब है कि हमें उसको याद रखना पड़ेगा। वी हैव टू डू द रूट लर्निंग, देयर इज नो अदर वे। तो ये दूसरा वाला प्रॉब्लम ये हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन करने में कई बार क्या होता है कि हम एक ही नोट्स को 3 या 4 सोर्स में अलग अलग बांट के रखते हैं। पता चला कुछ हमने उसको प्रिंटेड फॉर्म में रखा हुआ है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है कि मुझे इससे पढ़ना है, कुछ हमने कॉपी में लिख डाली है, कुछ पता चला कि हमने बुक में अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो जिस समय हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस समय हम उस चीज की भयानकता को नहीं समझते हैं कि जब एक बार हमें ला के पढ़ना होगा तो हमारे लिए बहुत ही बर्डनसम हो जाएगा। पहले इसको पढ़ो फिर उसको पढ़ो, पता चला कि एक नोट्स मेरा कहीं दब गया और वो निकल ही नहीं पा रहा है, मेरे किस बुक के नीचे दबा हुआ है उसको खोजने में पता चला कि मैं घंटों अपने बुक्स को तलाश रहा हूँ, हमारे आवर्स ऑफ टाइम चले गए उस नोट्स को खोजने में। तो ये तीसरी गलती होती है कि वी आर जस्ट टेकिंग द डिफरेंट सोर्सेस फॉर द रिवीजन वर्क, और ये तीनों चीजें हैं, ये आपको एक्स्ट्रा परेशानी पैदा करती है। और इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग सूनर दैट इज द बेटर फॉर यू। अब ये देखिए, अब एक कहावत है कि भाई बहुत कुछ तो ट्रायल एंड एरर से होता है। जैसे आपकी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। जब कोई प्रिपरेशन के फेज में आता है तो उतना मैच्योर होता नहीं है कि इन सारी तमाम चीजों पर विचार कर सके। तो पहले मैंने इसको आपके संज्ञान में लाया है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो फिर आपको ये समस्याएं आएगी जो मैं 3 प्रॉब्लम बताया, और इन 3 प्रॉब्लम के कारण आपको रिवीजन वर्क के समय काफी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। और तब क्योंकि आप जब तक प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो राइटिंग नहीं कर पाएंगे। रिवीजन जब प्रॉपर नहीं होगा तो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी नहीं, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तो मैं उसका एक सल्यूशन बताता हूं। देखिए, 2 बातें होंगी। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आप प्रिपरेशन करने चले हैं, अगर चले हैं तो आप मेरे सजेशन को अभी मान लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन करके नोट्स बना लिया है तो भी इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको तरीका बताता हूं उस तरीका को आप फॉलो करिए। देखिए, अगर मैं दोनों का अलग अलग सिचुएशन बताता हूं। जैसे आप अगर प्रिपरेशन के लिए निकले तो एक कहावत आपने सुनी होगी, वेल बिगन हाफ डन। अगर हम अच्छी शुरुआत कर देते हैं प्रिपरेशन का तो उस प्रिपरेशन में आधा हमारा काम पहले ही हो जाता है। जैसे अब सपोज करिए हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हमें पॉलिटी पढ़नी है, हमें इकोनॉमी पढ़नी है, हमें टेक्नोलॉजी पढ़नी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम सिलेबस को सामने रखें, सिलेबस को रखें। लेकिन सिलेबस जिस तरह से लिखा हुआ है, कोई बहुत लोग बता देते हैं कि भाई आप सिलेबस को देखिए, लेकिन मैं दावा करता हूं कि कोई नया स्टूडेंट अगर सिलेबस को पढ़े तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो टॉपिक के साथ बिल्कुल से जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि सिलेबस की मांग क्या है और हमें सिलेबस में क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो इसका मैं आपको सहज तरीका बता देता हूं कि सिलेबस को सामने रखिए। आप अगर कहीं क्लास कर रहे हो तो आप टीचर के टच में, अगर क्लास नहीं कर रहे हो या फिर आप मेंटोरशिप में ही हो तो मेंटोर के टच में है, तो आप पहले इस पूरे टॉपिक और एरिया ऑफ टॉपिक को आप
सिलेबस के साथ क्वेश्चन बैंक पर जाइए। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने से आपका विजन थोड़ा आपकी जो दृष्टि है वो ज्यादा खुलेगी। तो सिलेबस देखने के बाद क्वेश्चन को पढ़िए। उसके बाद आप जो सोर्स ऑफ स्टडी है, जो बुक है या जो भी सोर्स से आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप देखिए। आप उसको देखिए और पहले आप यह तय कर लीजिए या किसी से सुझाव लेके, जो कि किसी फ्रेशर बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है ये चीज, कि भाई हम किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक को पढ़ें। क्योंकि सोशल साइंस में मेरा मानना है कि 75% प्रॉब्लम हमें नोट्स मेकिंग में आ जाती है। क्योंकि सपोज करिए अब आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप अगर प्रेसिडेंट से पढ़ना शुरू करें, या आप अगर पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ते हैं, तो चलिए आपने प्रीएम्बल से पढ़ना शुरू किया, तो उसमें क्या होता है कि प्रीएम्बल से पढ़ा तो भी ठीक है, कम से कम इंडियन पॉलिटी की बहुत सारी चीजें आपके एम्बिट में आ गई। लेकिन अगर आप सपोज करिए आप अगर इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी समझ विकसित करके तब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रीएम्बल पर आते तो आपको और भी ज्यादा मजा आता, क्योंकि आप इंडियन प्रीएम्बल को, भारत के संविधान की प्रस्तावना को ज्यादा बखूबी समझ पाते। और जब आप रिवीजन करते तो रिवीजन में आपके दिमाग में एक ऐसा कंटिन्यूएशन बनता चला जाता कि जो चीज आपको 4 घंटे रिवाइज करने में लगता है वो मात्र 2 आवर्स में, 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकते थे। तो पहले मेरा सजेशन होगा कि आप जो नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में ही टॉपिक को इस तरह से लिख रहे होंगे जिससे कि आप ये ध्यान होना चाहिए कि आपको फिर उसको रिवाइज करना है तो एक जगह पर लिखना है, एक कॉपी में या एक अध्ययन सामग्री में नोट्स बनाना है, और उसमें कोशिश यह करनी है कि हम व्यवस्थित तरीके से लिखें। उस टॉपिक पर हम पहले काम कर लें जिसे पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक समझना हमारे लिए आसान होगा, फिर आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर उस टॉपिक को कवर करते हुए जब आप कर रहे हो तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अभी जो मुझे जितना लेबर लग रहा है उससे बहुत कम लेबर में हमारा रिवीजन होना चाहिए। तो हम जिस तरीके से टॉपिक बना रहे हैं, आप साइड में थोड़ा सा कुछ नोट्स, अगर आपको कुछ अपने आप को रिवीजन के समय सजेशन देना हो तो वही समय आप उसको नोट डाउन कर दीजिए, वहीं पर आप उसको एक इंडिकेशन दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 में बांट लीजिए, ABCD में डिवाइड कर लीजिए। जितना आप उसको स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे रिवीजन में आपको उतनी ही अच्छी और उतनी ही बेहतर सुविधा होगी। नंबर 1 इसको करिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए यूपीएससी में चूंकि आप अगर जनरल स्टडीज में देखें तो 13 खंड पढ़ना है, उसके अलावा आपको ऑप्शनल पढ़ना होता है, तो बहुत सारा एरिया है। खैर चलिए एसी और एथिक्स को मैं मानकर चलता हूं कि उससे निकल के आ जाता है, लेकिन वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट से आपका होता है। लेकिन आपको कम से कम इतनी चीजें तो व्यवस्थित पढ़नी पड़ेगी सिस्टमेटिक वे में। तो उसका एक तरीका ये होना चाहिए कि हम कोशिश ये करें कि फैक्ट्स हमारा कम रहे। मतलब हम जिस समय नोट्स बना रहे हो तो हम उसको उतरने में ये ध्यान रखें, इतना व्यवहारिक ज्ञान हमें होनी चाहिए कि भाई ये 13 सब्जेक्ट्स की चीज, चूंकि जो चीज आप ग्रेजुएशन में 2 इयर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, यहाँ पर आपको 13 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को आप रूट लर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एग्जाम्पल्स को कम करके फैक्ट्स को कम कर लीजिए और कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बल दीजिए। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा और तो बहुत सारे फैक्ट्स वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन जो मेंस के स्ट्रक्चर में जो प्रीलिम्स का डेटा रखिए, ऐसे रखिए जिससे आपको मेंस में वही डेटा एग्जाम्पल के रूप में लिखने में काम आ जाए। और प्रीलिम्स के लिए नहीं है तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा ब्लॉक बनाकर थोड़ा डेटा को बढ़ा लीजिए, ताकि ब्लॉक के अंदर डेटा रहे, ब्लॉक के अंदर अगर आंकड़े रहे तो आप जब मेंस का रिवाइज कर रहे हो तो ब्लॉक के अंदर वाले आंकड़े को आप छोड़ दीजिए। और प्रीलिम्स को रिवाइज अगर आपको करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल तो पढ़ना ही चाहिए और साथ ही उसके अंदर ब्लॉक वाले आंकड़े को भी पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स में काम चल जाएगा। अन्यथा मेंस में सिर्फ आप कम से कम अगर आंकड़ों से आप काम चला ले, कम से कम डेटा से काम चला ले, तो आपके लिए बेहतर है। आप इसको आजमा के देखिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। फिर रिवाइज करने में आप जो 2 तरह के विचार होते हैं, एक होता है ब्रॉड, एक होता है क्लोज। तो ब्रॉड विचार का मतलब किसी टॉपिक का जो ब्रॉड विचार है उसमें तो आपको 2 मिनट 4 मिनट, अगर आपको ठीक से पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है तो उसको 2-4 मिनट में रिवाइज हो जाएगा।
आपको रिवीजन में मुख्य करना पड़ता है जो आपके जो क्लोज विचार है। जो क्लोज विचार में बहुत छोटे छोटे विचार होते हैं। एक बड़े जो मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, उसमें बहुत सारे सब्सिडियरी आइडियाज होते हैं। तो उसको आपने नोट्स बनाने के समय पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके लिख लिया है, या अपने शब्दों में आपने, अगर सपोज करिए आपका क्लास का डिक्टेशन ही है, तो आप उसके साइड में पॉइंट्स बना लीजिए, ताकि आप अपने वर्ड को ज्यादा, आप अपने शब्द को जितना अच्छा स्मरण कर पाएंगे उतना दूसरे को शब्द को नहीं कर पाएंगे, जो आपकी जुबान पर चढ़ी हुई, आपकी कलम पर चढ़ी हुई शब्द होगी। तो अगर कोई पैराग्राफ में भी अगर आपको लिखवाता है तो आप साइड में अपने शब्द में उसको पॉइंट जरूर बना लीजिए और रिवीजन पॉइंट्स का करिए। और आप कभी सुविधा से पूरे पैराग्राफ को एक बार उलट के पढ़ लीजिए, लेकिन जब भी आपके पास कम टाइम हो तो 3 या 4 घंटे में आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉइंट्स का रिवीजन पूरा हो जाए। और आप एग्जाम हॉल में जाइए, एडमिट कार्ड और पेन होगा। पॉइंट्स अगर 6 to 7 पॉइंट्स है, आपको 6 to 7 पॉइंट्स नहीं याद आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, बहुत है। 1-2 पॉइंट्स आप देखेंगे कि वैसे भी एग्जाम हॉल में जब अपने दिमाग का एंटीना खोलेंगे तो 1-2 पॉइंट्स खुद बाहर से आ जाए। इस तरह आपका रिवीजन होगा, आप राइटिंग भी कर सकोगे, आप एग्जाम में एक्सेल कर सकोगे। तो आज मैं यहीं पर रुकूंगा। अब मैं कोई दूसरे बिंदु लेकर आपके सामने आऊंगा। आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें या अगर आप, तो आप वहां पर जरूर लिखिए कि कहाँ प्रिपरेशन के दरमियान आपको दिक्कत हो रही है, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।